अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद के ऐलान का महीना करीब आ रहा है। जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है वैसे ही सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी में भी तेजी देखने में आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर बरसा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों को लेकर मुस्लिम लीग नून से शिकवा करती दिखाई दे रही है। पीडीएम की क़यादत जो पिछले 16 माह से ये राग अलाप रही थी कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है, अब एक बार फिर इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए अवाम को रियासत डूब रही है जैसी गर्दान फिर से सुना रही है। पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पहले ही मौसम को जवाज बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर चुके हैं, अब एक नई मंतक ढूंढ लाए हैं। अब की बार उनका कहना है कि जब तक उनका सियासी मुखालिफ जेल में है उन्हें सियासी मुहिम चलाने का मजा नहीं आएगा। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि सियासी मुहिम के दौरान मैं तो अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ बात करूं, लेकिन मेरी सियासी तकरीर का वो जवाब देने के बजाय जेल में हो तो मजा नहीं आता। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए सबके हाथ खुले होने चाहिए। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मजा नहीं आता। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी का नाम लिए बिना इंतखाबात का मुतालबा करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि रियासत डूब रही है और सियासी जमातों को इलेक्शन की पड़ी हुई है। मौलाना फजल रहमान ने मर्दमशुमारी का जिक्र करते हुए पीपल्स पार्टी को ये याद दिलाया कि जब पीपल्स पार्टी को फायदा नजर आया तो पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी की मंजूरी के लिए दस्तखत किए। लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हम कामयाब हो जाएं, लेकिन तरजीहात तो देखो। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इंतखाबात में इल्तवा के लिए पेश की जाने वाली तावीलों पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर बुखारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के रियासत डूबने वाले बयान पर तनकीद करते हुए उनसे सवाल किया है कि अगर रियासत डूब रही है तो फिर मौलाना साहब ये अर्ज कर दें कि डूबती रियासत को संभालने का काम किसका है? क्या डूबती रियासत को संभालने का काम मुंतखब नुमाइंदों का है या गैर मुंतखब लोगों का? नैयर बुखारी ने मौलाना फजल रहमान से मुतालबा किया कि वो ऐसा फॉर्मूला बयान करें जिसके तहत मुल्क संभालना गैर मुंतखब लोगों का काम के उनके पास जो फॉर्मूला है वो आइन के तहत सिर्फ इंतखाबात का ही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का मजीद कहना है कि अगर इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद ना हुए तो पीपल्स पार्टी इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए एहतजाजन सड़कों पर निकलेगी। चेयरमैन साहब ने कहा कि हम इलेक्शन इंतखाबात कराए जाए, वरना फिर हम मजबूर होंगे सड़कों पे आने पे। जो चेयरमैन बात कहते हैं वही पार्टी का फैसला। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों को लेकर मुस्लिम लीग नून पर किए जाने वाला तंज भी सुनने को मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वतन वापसी से खुश है, नून लीग के साबका वुज़रा की जानिब से वो तैयारी नजर नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम नहीं चाहते कि कारकर्दगी का सारा बोझ शरीफ खानदान उठाए, अब उनके वुज़रा को भी मेहनत करना होगी। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार होता है। हम तो बहुत जल्दी में है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद मियां साहब आ रहा है। वो सारे जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में है, अब उनका इम्तिहान है, उनका कायद आ रहा है कि मैं एटलीस्ट मुतमम नहीं हूँ जिस तरीके से वो अब इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके ये सारी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा फिलहाल काफ़ी सरगर्म नजर आ रही हैं। 21 अक्टूबर को अवाम का जमे गफीर जमा करने के लिए आए रोज़ पंजाब में पार्टी क़यादत के साथ साथ पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से मुलाकातें भी कर रही हैं। पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना है कि 6 साल बाद जब नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब नए बयानिए की खोज में मुस्लिम लीग नून अपने माजी के बयानियों से रफ्ता रफ्ता किनारा कशी इख्तियार करती दिखाई देती है। मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट को इज्जत दो के बयानिए का नया मफहूम अपने कारकुनान पेश किया। मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अगर आपको वोट मिला है तो वोटरों की खिदमत करके वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत का क्या मतलब है? अगर आपने हमें वोट दिया होगा तो उसको इज्जत नवाज शरीफ ने
शबाना रोज मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके आपको दी। ये वोट की इज्जत है। वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। और नाज़रीन, गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में कादिर मंदुखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मंदुखेल साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं आज़म चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और सदर लाहौर प्रेस क्लब। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मंदुखेल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे सर, ये जो सियासी जमातों के एक दूसरे के खिलाफ और बिलखसूस वो जमातें जो कि साबका हुकूमत का हिस्सा थी, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप PDM का हिस्सा थे, आप PDM का हिस्सा नहीं थी आपकी जमात, लेकिन साबका हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस तरह से बिखरते हुए दिखाई दे रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो अब ओपनली इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आपकी जमात ने फ़ायदा हासिल करने के लिए मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए दस्तखत किए थे, और सियासी जमातों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि इलेक्शन की पड़ी हुई है, वो ये नहीं देख रहे कि रियासत डूब रही है। देखिए, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब की का बड़ा एहतराम है हमें। हमने मरदमशुमारी का क्या फ़ायदा उठाया है? मरदमशुमारी में जो CCI की मीटिंग हुई है, मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से बता रहा हूँ कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। उसकी वजह ये है कि उसमें चारों सूबों के वज़ीर आला मौजूद होते हैं, जबकि वहाँ तो 2 निगरान थे। निगरान के पास कौन से इख्तियार है जो वो मरदमशुमारी के इख्तियार दे? नंबर 1 बात। मंदुखेल साहब, इसी पे सवाल कर लेने दीजिए, कता कलामी की माफ़ी, लेकिन आपको इस बात पे एतराज़ था कि 2 वज़राए आला के टेकर CMs थे और एतराज़ नहीं उठाया गया, उसके बावजूद भी आप लोग ने वोट किया इन फेवर। देखिए, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, आपने मुझे मुकम्मल जवाब नहीं दिया है। मुराद अली शाह उसके बाद मीडिया पे है, उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसने कहा डिजिटल मरदमशुमारी करनी है, हम कर चुका। हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह। हम मरदमशुमारी का मैं सलीस उर्दू में आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा हल्का कराची का NA 249 पहले 9.5 लाख आबादी थी, अब 10 हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी। उसके राइट लेफ्ट कोई चेंज, कोई आगे की जरूरत ही नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई कानून का सहारा ले रहा है तो कानून में ये है कि आप हल्का बंदी के साथ साथ सीटें भी आगे पीछे करें। न तो असेंबली है, 2/3 मेजॉरिटी है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का हल्का बंदी क्या इतनी जरूरी है कि आइन का आर्टिकल 48 सब क्लास 1 जो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देते हैं उसको हवा में उड़ा देते हैं। फिर अगला सवाल आपका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को 57 के तहत इख्तियारात दिए, बिल्कुल दिए। इलेक्शन कमीशन को 57 के तहत इख्तियारात दिए, मगर 48 अपनी जगह पे मौजूद है। 48 खत्म नहीं हो सकता है, ना खत्म हमने किया है। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि 2018 में जो हल्का बंदी हुई थी, 2018 के बाद 2021 में यानी 1.5 साल पहले जो हल्का बंदी हुई थी, मैं खुद उसमें एप्लीकेंट था। हमारी बहस हो गई, आर्गूमेंट हो गए, फैसले आ गए। हल्का बंदी को उन्होंने 2018 से चेंज कर दिया है। आज उसी हल्का बंदी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद 1.5 साल पहले किए थे उसको भी चेंज कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या चाह रही है? 30 नवंबर आपने डिस्प्ले करने फाइनल लिस्ट है, और अगर मैं या मुझ समेत और कैंडिडेट किसी भी पार्टी का वो मुतफिक नहीं हुआ तो उसने जाना है हाई कोर्ट, उसके बाद जाना है सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ तक कि आपकी पार्टी से तो अब सड़कों पर एहतजाज करने की भी हवाले से कहा जा रहा है। आपके ही जमात के नैयर बुखारी साहब ने कह दिया है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर सड़कों का रुख किया जाएगा। आजम साहब, आपको लगता है कि ये सियासी जमातें, और चूंकि मौलाना साहब ने पहले, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि ये जो है वो सर्दियों में वोट जो है वोटिंग ना कराए, इलेक्शंस ना करवाए जाएं, बहुत मुश्किलात होंगी, और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका मुखालिफ अंदर है तो ये भी एक बड़े अच्छी बात नहीं है कि वो बात कर रहे हो, तकरीरें कर रहे हो और उनका मुखालिफ जेल में हो। तो अब वो ये जवाब पेश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये तावीलें काम आएंगी और सियासी जमातें जहां पर एक तरफ मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होना चाहिए, उसमें संजीदगी नजर आती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लीना। देखें, इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, किसी भी तरीके से इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाए, मुलतवी हो जाए, जिनमें सरे फहरिस्त इस वक्त PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब है। क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने 3 दफा मुख्तलिफ जवाब पेश किए। पहले उन्होंने दहशत गर्दी का जवाब पेश किया, फिर उन्होंने मईशत की बहाली का जवाब किया, और तीसरी दफा मौसम की बात की कि सर्दी बहुत होगी। और अब चौथा जवाब है अब उनका मुखालिफ क्योंकि अंदर है, वो कह रहे हैं
उस जवाज की वजूहात है। अब क्योंकि माजी में हम देखें तो बहुत सारे इंतखाबात ऐसे हैं 1970 से लेकर जो सर्दियों के मौसम में हुए, फरवरी में हुए, दिसंबर में हुए, लिहाजा ये मौलाना साहब का जवाज मेरे ख्याल माने नहीं रखता। जहां तक मईशत की बात है तो मईशत जब पीडीएम की हुकूमत थी, जब इत्तेहादी हुकूमत थी, तो मईशत को ठीक करना इनकी जिम्मेदारी में शामिल था। अभी मैं मंदूक साहब की बात सुन रहा था, हमारे बड़े मोहतरम है, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन उस वक्त जब गवर्नमेंट के अंदर बैठे थे, काश ये पॉइंट्स उस वक्त उठाते कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन आइन का बिला मकसद जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस वक्त इन्होंने ये रोल प्ले किया होता तो लोग शायद इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन अब चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में जो कुछ हुआ इलेक्शन के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, सेंसिस के हवाले से, उसमें चाहे किसी जमात ने अंदर बैठ के इख्तलाफ किया है या नहीं किया, लेकिन लोगों की नजर में सब लोग उसके जिम्मेदार हैं जो इंतखाबात तखीर का शिकार हो रहे हैं। मंदुखेल साहब, मैं आजम साहब आपकी इसी बात का मैं चाहूंगी, मंदुखेल साहब इस पर कमेंट जरूर करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मंदुखेल साहब, आपको लगता है आवाम के दिलों में कोई तब्दीली आ जाएगी जहां पर आप ये कहते हैं कि जी फौरी इलेक्शन करवाई जाए, या आवाम के जो है वो दर्द का एहसास तो नेचुरली होता है हुकूमत से बाहर आने के बाद, लेकिन आजम साहब जो कह रहे हैं आप तो उस हुकूमत का हिस्सा थे, क्या ये बात थी अगर उस वक्त भी आवाज उठाई जाती? जो बात फरमा रहे, आइन का जो आर्टिकल है जहां 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है, क्या वो मेरे बोलने से या ना बोलने से वो दब रहेगा? अगर मैं एहतजाज करूं तब जाके वो आइन हरकत में आएगा, या मैं एहतजाज ना करूं तब जाके हरकत में आएगा? तो भैया आइन का आर्टिकल 48+5 ये कहता है 90 दिन का, और या सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो ऐलान कर दे। तो भाई मेरे अगर ना बोलने से क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी करेगा? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि आर्टिकल 57 मौजूद है। आर्टिकल 57 की मौजूदगी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 47 की मौजूदगी में आर्टिकल 48+5 भी मौजूद है। तो दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हो कि इलेक्शन होगा तो हालात बेहतर होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। वजह ये है कि निगरान हुकूमत ने अपने जो अभी 2 महीने गुजर गए या 3 महीने, उसके अंदर उसने 57 रुपीज सिर्फ पेट्रोल महंगा कर दिए। आप मुझे बता दो, अवामी जो सियासी पार्टियां होती है वो इस तरह अवाम पे जुल्म नहीं कर सकती। इनका कोई हल्का तो है ही नहीं है, उनको क्या फिक्र? सर वो बात दुरुस्त है, लेकिन 16 माह में भी नंबर्स बहुत तेजी से एस्केलेट किए हैं, ये भी इसके भी जवाबदेह आप होंगे, आपकी हुकूमत होगी। 16 माह में जिस तरह से अफराते ज़र की शरह ही सिर्फ उठा लें, महंगाई की शरह जिस तरह से 13% से लेकर आपने 30% पे पहुंचाया, वो भी अवाम जो है उसका जरूर आपसे सवाल करेंगे। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही हूँ, जलसे करने से, बयानियां देने से, या फिर किसी के वतन वापस आने से आपको लगता है अवाम के जहनों में और आवाम जिस कर्ब से गुजर रही है कुछ तब्दील कर पाएंगे आप? देखिए, आप पाकिस्तान में आने की आप गालिबन नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा है। वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका पाकिस्तान है, आए मोस्ट वेलकम, नहीं आए उनकी मर्जी, हमारे भला से हमारा क्या लेना देना है नवाज शरीफ साहब से। आ गए उसकी भी मर्जी, नहीं आए तो भी उसकी मर्जी। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, निगरान हुकूमत में न कोई कारोबार चलता है, न कोई इन्वेस्टमेंट करता है, न कोई मुल्क आपके साथ मुआहिदा करता है, ये तो सबको पता है। और दूसरी बात ये कि निगरान हुकूमत, क्योंकि इनका कोई हल्का नहीं होता है, 2 शख्सियत आ गए, वो भी सेनेटर है, बाकी तो सारी ब्यूरोक्रेट्स है। आप मुझे बताओ, उनको क्या पता आवाम का, उनको क्या पता महंगाई का, उनको क्या पता दूसरी चीजों का? तो जब वो एक सियासी पार्टी होती है, उनको जरूर ये ख्याल होता है कि भाई हमने अगली मरतबा इलेक्शन में जाना है, अगर हम महंगाई करें। आपने 16 महीने की बात की, सुन लो एक जुमला, आपने 16 महीने की हमारी इत्तेहादी हुकूमत की जो बात की है, उस 16 महीने में आप मुझे बता दो, जब अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई है, कानून आइन के आर्टिकल 95+1 के तहत, एंड इससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ नाकाम हुई, शौकत अजीज के खिलाफ नाकाम हुई, बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें चलता हो गई उस कानून के तहत, कौन से गैर आईनी काम किए। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो मुआहिदा तोड़ा था IMF के साथ, उसके बाद IMF ने जो नाक रगड़वाया इत्यादि हुकूमत को, वो तो शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं। इसके अलावा मुझे एक बात बता दें, ठीक है, हमारे पास तो दो रास्ते थे। हम फौरी हुकूमत ना बनाते, हम खत्म कर देते, इलेक्शन पे जाते, मगर उस कंगाल हालत में इलेक्शन में कैसे जा सकते थे?
उस सूरत हाल में जहां आपका ज़र मुबादला सर अभी भी $3 अरब मैं यही पूछना चाह रही हूँ आजम साहब, वो जो मैंने सवाल किया था कि आप इलेक्शन में जाने के लिए सब दीगर जमातें तैयार नजर आ रही हैं, जलसे भी कर रही हैं, चाहे एक जमात के लिए दीगर जमातों का ओपिनियन ये है कि बड़ा साजगार माहौल है, बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को दी जा रही है। आपने गुज़िश्ता रोज का ठोकर का भी जलसा देखा, उस पर जरा तबसरा कीजिएगा, लोग क्यों नहीं निकल पा रहे आखिर? बड़ा उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देकर, बड़ा उनको इनामात के हवाले से भी उनको बड़ा मदू करने के लिए, बुलाने के लिए बड़ा कुछ उनको वो किया जा रहा है, ऑफर्स की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके लोग क्यों नहीं निकल पा रहे? देखिए, लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था किसी दौर के अंदर, लेकिन लाहौर शहर में जब इन्होंने शादरा में जलसा करना था, उससे पहले बड़ी लोगों को ऑफर्स की गई, मोटरसाइकिल देने के इनको वादे किए गए, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑफर्स थी। और वो उस जलसे की नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून ने बकायदा ये जलसा प्लान किया जो कल ठोकर पे हुआ, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जलसा उनका बज़ाहिर भरा हुआ था, कामयाब नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर पूरे पंजाब से लोगों को इकट्ठा किया गया, पूरे सूबे से। और उस जलसे में आपने देखा होगा कि एक नया वहां पर ट्रेंड दिया गया कि जलसे के बजाय वो कोई शादी का मंजर लग रहा था कि गोल वलीमा बिल्कुल पहले उसको, जहाँ पे लोगों को खाने की ऑफर थी कि आप आए, अच्छा खाना आपको इज्जत के साथ खिलाया जाएगा, लेकिन वहां पे भी बहुत कुछ हमें बदमजगी नजर में आई, देखने में आई। लेकिन एक चीज और अलीना, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि ये जो एक नया ट्रेंड नजर आया, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप देखें कि अब सियासत को, पहली सियासत आम बंदे की बस का बात नहीं रही, क्योंकि महंगी हो गई है सियासत, और खुसूसन इंतखाबी सियासत। अब कल का जलसा वो करोड़ों रुपए का जलसा, उस पर इन्वेस्टमेंट की गई, तो लिहाजा अब जो भी मुकाबले पे आएगा उसको इसी तरह करोड़ों रुपए और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लिहाजा सियासत का ट्रेंड जो है ना वो तब्दील नजर आ रहा है, वो चेंज की। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं जी बावजूद मुझे कहने की इजाजत है, इसके बावजूद वोटर्स का मूड मुझे कुछ और नजर आ रहा है। अभी भी लाहौर के अंदर आप निकले, क्योंकि लाहौर शहर की मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का इसको हब कहा जाता है। लाहौर के अंदर आप निकले, लाहौर के लोगों के व्यूज सुने, और ये 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर जो महंगाई ने इस लोगों का बुरा हाल किया है, और लोग जो व्यूज देते हैं, शायद आप और मैं टीवी में बैठ के वो बात नहीं चला सकते। वो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी का जब घेरा था, तो मैं यही बात कर रही थी कि वीडियो तो हम नशर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं नाजरीन को, ऑडियो तो नहीं सुनवा सकते थे। मंदुखेल साहब, शहबाज शरीफ साहब की जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात 2 रोज कबल की और कहा कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अगर आपको वोट मिला है तो वोटरों की खिदमत करके वोट को इज्जत दो। 2018 में जब आपको याद होगा ये नारा नून लीग की जानिब से बुलंद किया गया था, तब भी यही मतलब था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने 2018 का इलेक्शन लड़ा है और फैसल वाडा साहब जीत गए। 2021 में मिफ्ता इस्माइल जो पीडीएम का कैंडिडेट था, वहां से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है कारकुनों की मदद से। लेकिन 18 महीने की वज़ीर आज़म शिप के दौरान शहबाज शरीफ साहब से मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि मुझे मुलाकात के लिए 2 मिनट दे दे। मैंने इलाके की पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। मेरे इलाके में NA249 बल्दिया टाउन कराची जिसे कहता है, न सीवरेज की लाइन है, न पानी की लाइन है, न गैस की लाइन है। आपको पूरे पाकिस्तान में गांव देहात में तो यह मंजर नजर आएगा, मगर मेट्रोपॉलिटन शहर कराची में आपको नजर नहीं आएगा, या दुनिया भर में कई शहर में नहीं गया। शहबाज शरीफ साहब ने 2 मिनट मुझे नहीं दिए मिलने को, लेकिन मैं तो ख्वाहिश रख रहा हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में दौरा किया अपने हल्के के, जरा कराची भी तशरीफ लिया है तो इसको पता चल जाएगा वो कितना पॉपुलर है। और मैं तो दुआ कर रहा हूं कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिए, मेरी ख्वाहिश होगी कि अगला इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में बल्दिया टाउन कराची से लड़ूं। और भाई रियलिटी कुछ और है। ये तो एक लाहौर जहां 35 साल उन्हें हुकूमत की है, वहां पे इनका ये असर हुआ, ये बल्दिया टाउन में इनके साथ क्या होगा जरा पता तो करे, जरा आए तो सही ना। सवाल ये है कि हम अपने तौर पे जो 18 महीने की हुकूमत में थे, हमने अपनी वजारतों की परफॉर्मेंस आपके सामने वजारत खारजा का है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का नाम FATF से निकाल दिया, CPEC स्टार्ट करा दी है। सऊदी अरब जिसने आपको 4% पे पिछले हुकूमत में पैसे दिए थे, $3 अरब, वो भी बैंक में रखने के लिए खड़े खड़े बोलो लाओ पैसे। बंदूकेल साहब, अवाम सिर्फ एक पोर्टफोलियो को देख के तो नहीं फैसला करे,
मंदुखेल साहब, माजरत के कतई कलामी की माफी, एक पोर्टफोलियो को देख के तो नहीं, आवाम तो ये देख रही थी कि साबका हुकूमत में आप सब उस इत्तेहाद का हिस्सा थे। देखिए, मैं अपने गुनाह का जिम्मेदार हूं, मैं किसी और के गुनाह का नहीं जिम्मेदार। मैं यही कह रही हूँ कि आपने जब ये कहा कि हमें वजारत खारजा का मनसब क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब के पास था, तो तमाम चीज़ें वो रिपेयर कर दी, रिलेशन जो है वो बेहतरी की तरफ आ गए, ऑल्दो के टेंशन अभी भी बरकरार है दीगर ममालिक के साथ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का जवाब तो नहीं देना पड़ेगा आपको, तो महंगाई से लेकर तमाम आवाम के लिए जो चीज़ें मुश्किल बने हैं दिन, और चूंकि आपने रिलीफ का एक वादा किया था, उस हवाले से तो चीज़ें मुमकिन नहीं बन सकी, रिलीफ नहीं मिल सका। पर मंदुखेल साहब, मैं चाहूँगी आजम साहब से मैं जवाब ले लूँ। मैंने आपसे एक सवाल किया था, आजम साहब आप ही बता दें, वोट को इज्जत दो का नारा जो का मफहूम जो अब शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं, 2018 में भी लाइक आई सेड कि ये नारा बुलंद किया गया था, अभी क्या ये कह के वो प्रूव करना चाह रहे हैं? जो एक उन्होंने बीच में अपनी हुकूमत जाते वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है, कुछ यही इसी किस्म की बात प्रूव करना चाह रहे हैं वो? अच्छा, ये शायद गलतफहमी में रहते हैं कि ये 90 दहाई की सियासत कर रहे हैं, जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल फोन नहीं थे, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अब तो हर बंदे के हाथ में एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 100 साल पुराना आर्काइव उसके अंदर मौजूद है, वो जब चाहे पुराना रिकॉर्ड निकाल लेता है। अब देखिए कि सियासत के अंदर बयानिए बिल्कुल बदलते हैं, बदलने भी चाहिए, जाहिर है हालात के मुताबिक, लेकिन ये वही पार्टी है जो इल्जाम लगाती थी कि साबिक वजीर आजम इमरान खान वो बार बार यू टर्न लेते हैं। लेकिन हमने हालिया जो यू टर्न मुस्लिम लीग नून के देखे हैं, जाते जाते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह गए थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, जबकि उनके भाई साहब ने चंद दिन के बाद एक बयान 18 सितंबर जी उन्होंने कटहरे में खड़ा करने की बात की कुछ लोगों को, और अगले ही दिन उस बयान के ऊपर वजाहतें आनी शुरू हो गई। अब देखिए कौन से वोट को इज्जत देनी है, ये तो समझ नहीं आ रही। अब सबसे पहले तो आप अवाम को इज्जत दें जिन्होंने आपको वोट देना है। आपने उनको ये इज्जत दी है कि उनको एक एक पानी के कतरे के लिए और एक एक नवाले के लिए तरसा दिया आपने। आप महंगाई को तारीफ की बुलंद तरीन सतह पर ले गए हैं, आप बिजली को कहां पे ले गए हैं, आपने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। इसका जवाब लोग आपसे लेंगे जब आप इंतखाबी सियासत में हलकों में जाएंगे। बिल्कुल, आपने किया क्या है और ये फेस करने के लिए मंदुखेल साहब आखिरी कमेंट सर, ये तैयार है पीपल्स पार्टी? और पीपल्स पार्टी को तो इस बात पे भी एतराज है कि शायद नून लीग की तैयारी मुकम्मल नहीं है, उनके वुज़रा की तैयारी नजर नहीं आ रही है, ऑल्दो आपका एहतजाज है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो इनके लिए ज्यादा है। देखिए, जिस असेंबली ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, उसी असेंबली ने मुझे स्पेशल कमेटी का चेयरमैन बनवाया। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून का बयाना वोट को इज्जत दो, वही मुस्लिम लीग नून जो ख्वाजा आसिफ की रेलवे और सिविल एविएशन पीआईए की वजारत, और ख्वाजा आसिफ की डिफेंस की वजारत, राना तनवीर की एजुकेशन की, मुसद्दक मलिक की पेट्रोलियम की, इन वजारतों ने मेरे कमेटी में यानी असम्बली की बनाई हुई खसूसी कमेटी में आने से मना कर दिया। और तौकीर शाह जो ब्यूरोक्रेसी का सरगना कहलाता है, उनको शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज भी 1 साल का एक्सटेंशन दी है, अनवार उल हक साहब का भी वही सेक्रेटरी है। बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग नून का तो यहाँ असेंबली के अंदर पता चल गया वोट को इज्जत देने की पॉलिसी कितने हैं कि अपनी वजारतों में मुलाजमीन का सर कुचल दिया उन्होंने। पीपल्स पार्टी है जो हमेशा रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान की बात करे, और हमने रोजगार दिए, और मेरे खसूसी कमेटी ने 4 लाख लोगों को रेगुलाइज किए जो 40 साल से कच्चे मुलाजमीन थे। सवाल ये है कि ये वोट को इज्जत देने की पॉलिसी, इनको तो लाहौर का एक जो उन्होंने वलीमा का तकरीब किया, आपने दुनिया में कोई ऐसा तकरीब देखा है? लेकिन ये फिर भी लाहौर है जहाँ 35 साल उन्होंने हुकूमत की है। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आला। यही सवाल है मंदुखेल साहब, आपकी जमात से भी यही सवाल किया जाता है। 3 बार हुकूमतों के जब दावे किए जाते हैं, उसके बाद भी अगर हालात ये हों गरीब आवाम के लिए कि एक इलाज कराने के लिए हुक्मरानों को बाहर जाना पड़ता है, तो ये अलमिया हमारे मुल्क का। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी। बिल्कुल नहीं। जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके प्रोड्यूसर को, सबको, ये मोहतरम गेस्ट आपको भी ले ले, पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मेडिकल जो नेटवर्क है वो आपको सिंध में नजर आएगा। आपको पता है बेनजीर ट्रॉमा सेंटर 15 मंजिल जो है जदीद तरीन इलाज हो रहा है। 10 जिलों में NICBD यानी दिल के अमराज के अस्पताल है,
जो दुनिया भर से लोग आते हैं, पंजाब और पुख्तनख्वा बलूचिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से लोग आता है, अमेरिका दूसरी जगह से आता है, गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट दुनिया से लोग आता है, अमेरिका से लोग आता है। आप मुझे बता दो ये सब कुछ तो सिंध में है और पीपल्स पार्टी ने की है। आप मुझे पाकिस्तान में बाकी हुकूमतें, बाकी सूबों के बारे में मुझे एक छोटा सा अस्पताल का भी हवाला दे जहाँ वहाँ जदीद इलाज हो रहा होगा। सर एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है, बट मंदुखेल साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सिंध में मेडिकल के हवाले से आवाम को और जितनी सहूलियत, हम इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट भी करते हैं, बट जहां पर आवाम ये देखती है कि हुक्मरान जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर मुल्क चले जाए अपना इलाज कराने के लिए और रिलेट ना कर सके फिर आवाम के दुख के साथ, और शायद सिर्फ उनको एहसास आवाम के दर्द का तब हो जब इलेक्शन सर पर हो। उस हवाले से ये नून लीग से पूछो। ठीक, बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, वक्त की कमी है, मैं दोबारा इंशाल्लाह एक निशस्त में जरूर चाहूँ कि हम बात करें। आजम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंदुखेल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वोट को इज्जत दो के हवाले से आजम साहब ने एक अच्छी बात की कि वोट को इज्जत दो से ज्यादा आवाम को अगर इज्जत दी जाए तो मुल्क में शायद, और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर इकदामात भी किए जाए तो मुल्क में बड़ी बेहतरी और आवाम के फलाह बहबूद के लिए हमें वो मेजर्स नजर आ रहे हों, खुशहाली नजर आ रही हो, जिसकी आज सियासतदान जरूर बात कर रहे हैं इलेक्शंस होने से कबल। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे केसेस के हवाले से, साइफर केस और बिलखसूस जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के हवाले से, उस पर एक गुफ्तगू होगी। लीगल पैनल हमारे साथ होगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने आज तीसरी समाअत की, और आज तीसरी समाअत में चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो सामने आए, जिनमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। और इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स के जहां पर वो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मदाखलत करेगी, और एक बार दरवाज़ा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। इस हवाले से हम चल के नाज़रीन आगे गुफ्तगू करेंगे और लीगल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी साइफर के मालिक भी हासिल करेंगे, जिसकी समाअत आज अडियाला जेल में हुई। और वकील इमरान खान जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने साइफर केस से मुतालिक क्या गुफ्तगू की, आइए आपको सुनवाते हैं। ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ये केस। इस केस में ना फर्द जुर्म लग सकता है, ना इसमें सजा हो सकती है। क्वाशमेंट मैंने कर रखी है, वो तोशे खाने वाले केस की तरह यहाँ पेंडिंग पड़ी रहे पिटीशन, और वो नीचे से धक्का दे के जबर से जोर से वो फैसला करके तो वो सजा कर दे। और नाज़रीन इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर माहिर कानून। और अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, सीनियर माहिर कानून। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये जो कानून के हवाले से आज जो समाअत हुई थी, अहमद साहब आपका कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगी। आज जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे थे इस हवाले से ये बात भी सामने आई कि चीफ जस्टिस साहब ने, जो मैं उनके रिमार्क्स कोट करती चलूँ, कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला हो जाए तो क्या इसके खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मरीज़ कहीं मर रहा हो और कोई मेडिकल की ज़रा सी समझ रखता हो तो वो इसलिए मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स थे कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मदाखलत करेगी, एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। क्या समझते हैं अहमद साहब, ये मामला आपको किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कल, आज उम्मीद की जा रही थी कि आज ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन कल 11 बजे तक की समाअत है। आपको लगता है कि ये जो कानून है ये अपहोल्ड होता दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि आज ये इको बड़ी तेज आ रही है। इको कर रही है आवाज़, इको बहुत ज़्यादा है, बात नहीं मैं कर सक रहा। मैं आपकी बात से ही शुरू कर लूँगी। आप अभी आपकी आवाज़ इको कर रही है? इको अब बंद है, स्टार्ट करिए आप। नहीं, अब फिर आ रही है। ओहो, शायान इसको एड्रेस करें, मेरा सवाल उठा लीजिएगा। और अहमद साहब की बात से, अहमद साहब आप चेक कर लें। मैं आप देखिए आवाज़ ठीक है? हाँ जी अब ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। देखिए बात यह है कि अभी जो चीज़ आज के जो प्रोसीडिंग हुई हैं
और प्रोसीडिंग के बाद जिस किस्म के जज साहबान के सवालात थे उसमें चीफ जस्टिस साहब का बहुत ज़्यादा उन्होंने बीच में गुफ्तगू भी की है और वो बाकायदा सवाल जवाब भी करते रहे हैं। और मेरे ख्याल में सबसे रेलेवेंट सवालात जो उठाए हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठाए हैं, फिर जस्टिस मुनीब साहब ने उठाए। और इसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये रूल्स एंड प्रोसीजर का जो ये एक्ट बना है, ये मैटर जो है वो आर्टिकल 191 के अंडर ये सारा होना है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल। यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर है कि देखिए जिस डिपार्टमेंट का ये जिस इंस्टीट्यूशन का से मुतल्लिका रूल बनने हैं या कोई प्रोसीजर हैज़ टू बी लेट डाउन, उसमें जब तक आप उस डिपार्टमेंट से पहले रजू नहीं करेंगे वो जानते हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद पार्लियामेंट में आपने कोई तरमीम जो है उनकी मंशा के मुताबिक जिसके अंदर कंसेंसस होगी सुप्रीम कोर्ट की भी या उस अदारे की, तो वही मुनासिब होगा। मिसाल के तौर पे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको वज़ा करने हैं और वो करने आपने मुसल्लह अफवाज के, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप मुसल्लह अफवाज के किसी से बात भी ना करें और चीफ आर्मी स्टाफ को कॉन्फिडेंस में ना लें और जाके पार्लियामेंट में एक नया उनके ऊपर इम्पोज कर दें कि भाई आइंदा से ये रूल्स होंगे और ये तरीक़ेकार होगी, तो क्या वो मान लेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। अहमद साहब, ये जो आज रिमार्क्स रेस किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने भी और कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि ये अच्छे नीयत से नहीं की है। उन्होंने जिस क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये बात की है और जिस नीयत से की है और जो वहाँ पे डिबेट और गुफ्तगू होती रही है, उसके बाद तो मुतरश्शे है कि ये बात जो है किसी अच्छे टेस्ट में नहीं की गई है, अच्छी नीयत से नहीं की गई है। अच्छी नीयत से नहीं की गई है आप कह रहे हैं के मुतालिक। और जिस इसकी जो टाइमिंग थी उस पर एतराज़ है। एहसान साहब, डू यू ऑल्सो फील कि ये जिन हालात में की और जिस तरह से कानून साजी की गई है और जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं लास्ट पीडीएम के दौर में, ये अच्छी नीयत से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हम सिर्फ अभी इस पे बात करेंगे, हम दूसरे पे भी नहीं जाते, चूँकि हमारा इस वक्त जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। 1973 से लेके 2023 तक 50 साल गुजरे हैं इस सारे एक्सरसाइज के अंदर, और जो 184(3) की एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन आई है उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस मार्क आए हैं, हमारी बार एसोसिएशंस के भी, हमारी बार काउंसिल्स के भी, हमारे लॉयर्स के भी। अब सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे इतना आया है कि क्या पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं है। ये एक इशू जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। ये वो चीज़ें थीं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंसेस होते थे तो हम सारे कहते थे कि आप इसको खुद देखें और इस इशू को रिजॉल्व करें। 184(3) की जो फंडामेंटल राइट्स है, जो एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन था, पॉलिटिकल क्वेश्चंस वो नहीं आने चाहिए, राइट ऑफ अपील जो है वो मिलना चाहिए। और दूसरा ये था कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो था, अगर आप पिछले 20 साल की जुडिशरी देख लें तो चीफ जस्टिस पे आता था कि चीफ जस्टिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच था उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता था। और आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर भी कि चाहे पीटीआई गई है फुल कोर्ट के लिए, बात तब भी नहीं मानी गई, चाहे दूसरी पार्टी गई है तब भी नहीं मानी गई, और अल्टीमेटली सारा क्रिटिसिज्म जो था वो चीफ जस्टिस पे आया। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं, आप देखें है क्या है। नंबर 1 और एक और कता कलामी की माफ़ी, लेकिन एहसान साहब जो आज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने जो नुक्ता उठाया है, सादा अक्सरियत से जो कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस जगह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है 191 के अंदर लेजिस्लेट नहीं कर सकती? हम प्रिजम्पटिव जा रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जी, अब लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया। लॉ ये है कि चूंकि पिछले 50 साल से पार्लियामेंट ने बनाया नहीं है, अब जब बनाया नहीं है तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि लॉ है नहीं है। अब पार्लियामेंट ने एक चीज बनाई और उसके अंदर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का नाम है। अब अगर पावर दे दी गई है कि चीफ जस्टिस और +2 बैठ के फिक्सेशन ऑफ केसेस भी करें, बेंचेस भी करें, उसके बाद ये है कि 3 मेंबर्स बेंच पे जाना है कि 5 रुकनी मेंबर्स जाना है, वो इस पे फैसला करें। अर्जेंट हेयरिंग के मामलात आते हैं, 6-8 माह से केस नहीं लगते, तो क्या चीफ जस्टिस के पास अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? उसका जवाब है कि नहीं है। अब जो रूल्स 1980 के अंदर एक चीज दी गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस ने कहा था, अब इस वक्त 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं
वो इस चीज़ का फैसला अगर कर लेते हैं कि जी 191 के अंदर अगर ये लेजिस्लेशन हुई है तो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी हमें मानना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि हमें इन हाउस इस चीज़ को एडवाइस कर लेना चाहिए तो उस पर जाना चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज़ इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल लीगल हैं, वैलिड हैं, जस्टिफाइड हैं। और दूसरा ये है कि इस मुल्क के अंदर पहला ये चीफ जस्टिस हैं कि जो खुद आके कहते हैं कि मैं अथॉरिटेरियन पे नहीं जाना चाहता, अगर मेरे साथ को पायलट्स आ जाएं, अगर मेरे साथ दो सीनियर मोस्ट बैठ जाएं तो इसमें हरज क्या है? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ के ऊपर ब्रीच होती है? तो मैं ये समझता हूँ ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ब्रीच हो रही है, ना इसके अंदर जो है जुडिशरी के अंदर इंटरवेंशन आई है, और ना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन कम की गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया गया। राइट, अब एक तरफ हम अहमद साहब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की जो समाअत है वो ओपन हियरिंग हो रही है, दूसरी तरफ जो नॉर्मल केस है साइफर से मुतालिक उसका सीक्रेट ट्रायल हो रहा है। कितनी पब्लिक एक्सेप्टेंस उसको मिल सकेगी, और क्या आपको लगता है पीटीआई के चेयरमैन के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? आज उन्होंने बहरहाल चार्जशीट तो साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन केस इज प्रोसीडिंग, यू ऑल्सो नो दैट। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी कॉशमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि बाकी जो तोशाखाना की तरह दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग पड़ी और सज़ा दे दी जाए, इस किस्म के उन्होंने खदशात का इजहार किया है। जी अहमद साहब। ये देखिए ना, आपकी ये जो अभी आपका सवाल है इससे पहले थोड़ा सा जी आप इस पे कमेंट कर लीजिए। मैं उसका भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, सवाल ये नहीं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि एक अकेले चीफ जस्टिस से हटकर ये पावर जो अगर कमेटी बन जाती है तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बुनियादी चीज़ है कि हम इसको डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बग़ैर सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिए, बग़ैर पूछे कि जिसने अदारा चलाना है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, और पार्लियामेंट जिसका कोई ताल्लुक नहीं कानून से, कानून साजी जिस तरह करते हैं वो हमारे सामने है। और ये तो एक इंटरकट एक प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का और प्रोसीजर सारा सिलसिला है, वो बकाया इनसे बकाया राय लिए, इनकी अप्रूवल लिए बगैर वो वहाँ पे जब ये करेंगे तो फिर उसमें तो बहुत सारी कबाहतें भी आएंगी बीच में। और दूसरी बात यह है, जो अपील की बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राइट टू अपील मौजूद है आर्टिकल 185 के तहत, तो फिर आप आर्टिकल 184(3) में जब कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है उसके खिलाफ राइट टू अपील आपने देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इसके ऊपर। जब आपने इधर राइट टू अपील दिया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, वो आपने कोई लेजिस्लेशन करके कानून नहीं दिया, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस एस्पेक्ट को भी ज़ेर गौर रखना है। हमें ये नहीं देखना कि जी वो एक के पास पावर है, नहीं होनी चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन कोई तरीकेकार तो होना चाहिए। राइट, और जिस इदारे के रूल्स के नहीं, वो बैठ गए हैं ना सारे। देखिए, अब वो बैठ गए हैं, अहमद अवैध साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, अब वो बैठ गए हैं ना, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि हम 191 के नीचे जो लेजिस्लेशन आई है हम उसको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के अंदर लेके आते, बात बिल्कुल ठीक है। और अगर वो समझते हैं कि नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए और इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। ये जेन्युइन इश्यूज हैं और इन इश्यूज से आप आंख बंद करके आगे आप बढ़ नहीं सकते। राइट, अहमद साहब, यही मैं भी कह रहा हूँ ना, ये दुरुस्त है। ठीक है, ठीक। आप दूसरी बात, आपको दूसरा सवाल की तरफ आ रहा हूं मैं। मुतालिक साइफर में क्या होता देख रहे हैं अहमद साहब? आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा जा रहा है, वरना वो साइफर का केस इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर किसी को कन्विक्शन की दी जा सके। आप देखिए कि अगर उन्होंने साइफर को इतना अहम और इस किस्म का केस वो जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लेके आना है और ये सब कुछ करना है, तो वो जो अमेरिका में जिस सहाफ़ी ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में अपनी बुनियाद इंफॉर्मेशन की दी कि मुझे फ़ौज के एक सीनियर ऑफिसर ने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और साइफर की कॉपी भी दी है, तो आप वो उनको कैसे भूल जाएंगे? और उनके खिलाफ भी कार्रवाई कोई होनी चाहिए। राइट, मैं एहसान साहब की तरफ ये बात लेके जाना चाहूँगी। एहसान साहब, जिस तरह से अहमद साहब भी कह रहे हैं कि साइफर का केस जो है वो इस काबिल ही नहीं कि इस पे कन्विक्शन बने, और दूसरा ये कि साइफर के कंटेंट्स मेरिट्स पर
बात नहीं हो रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है लीक हुआ है। किसको लीक हुआ है? कहीं किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लीक हुआ है? उस पर बात ही नहीं। देखिए, चीज़ ये है कि पाकिस्तान के दो लॉज हैं, एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और एक पाकिस्तान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। इसके अंदर दो राय कोई नहीं है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो है, वो प्रेसिडेंट हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बाद मिनिस्टर्स हों, उनका जो ओथ शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर ये है कि अगर उनके इल्म के अंदर कोई चीज़ लाई जाती है और वो ये कहा जाता है कि आप इसको अनऑथोराइज जो है किसी दूसरी जगह पास ऑन नहीं कर सकते, तो अंडर द ओथ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी सीक्रेट या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आई है उसको इंटैक्ट रखें, और ये हमारी स्टेट नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब दूसरा उसके अंदर आ गया आगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। पाकिस्तान का हर शख्स जो है जो किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, नंबर 2 किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसका एक डिक्लेरेशन ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उसके इल्म के अंदर लाई जाए, अगर वो उसको डिस्क्लोज करता है, सिर्फ एक सूरत है कि अगर लॉ उसको ऑथोराइज करता है, मैं अभी सिर्फ प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, अगर लॉ उसको ऑथोराइज करता है तो उसको एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। अगर लॉ ऑथोराइज नहीं करता तो वो हमारे जो दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 5 है, एक सेक्शन 9 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसकी वायलेशन है। अब अगर इस हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर चले जाएं, ये सारी चीज़ जो है ये एक केबल है जो डिप्लोमेटिक केबल है। 7 अगस्त को एक इंसिडेंट होता है, जो हमारे उस वक्त के आउट गोइंग एम्बेसडर है उनके साथ एक अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी की एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग को एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन करके वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भिजवाया जाता है। अब जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भिजवाया जाता है और उसको कोडिंग सूरत के अंदर जाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको आप किसी अनऑथोराइज शख्स को नहीं दे सकते। जब वो पाकिस्तान के अंदर आई, फिर वो फॉरेन ऑफिस के अंदर गई, फिर आपने देखा कि उस पर आगे जाके एक पब्लिक अपीयरेंस उसके अंदर आई जो 27 की है, और उससे पहले अब दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे, उनका इसके अंदर डिफेंस क्या है कि जी क्या मुझे लॉ ऑथोराइज करता है कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक कर लूं। अब ये सारा जो केस बना है वो बना है 7 मार्च से लेके 27 मार्च तक। दूसरा अगर इसके अंदर ये है कि जो उनके एहसान साहब कंटेंट्स पे बात नहीं हो रही, नहीं कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट ये पे बात नहीं हो रही। नहीं देखे ना, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, उनकी दो स्टेटमेंट्स है, एक 161 की स्टेटमेंट है, एक 164 की स्टेटमेंट, और 3 चीज़ें बात करते हैं। एक वो कहते हैं कि जी साइफर मैंने दिया और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने वापस नहीं किया। दूसरा उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हमारी ये प्लान था कि हमने उसके जो मीटिंग के मिनट्स हैं हमने उसको इस तरह बनाना है कि हम इसको यूज़ करें। और तीसरी उसके अंदर वो चीज़ जो आई कि हमने इस सारी सिचुएशन को प्ले अप करना है। अब उस प्ले अप के अंदर अगर आ गई, अब मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के अंदर है वो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शंस या एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। अगर तो वो अवेलेबल हैं तो उसका एक बेस्ट डिफेंस है। जो चीज़ आगे की जाती है कि जी उसी चीज़ को आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर एंडोर्समेंट गई थी, वो तो उस सिचुएशन के अंदर है कि जब आपने 27 से आगे चले। हाँ, ये था कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का डिमार्शे कर दिया जाता और उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी तरह आते तो सारी चीजें जो थी वो एनएससी पे चली जानी थी। अब उससे पहले जो चीज आई है, तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह 28 विटनेसेस आए हैं, फॉरेन ऑफिस आए हैं, तो इसके अंदर बड़े सीरियस चैलेंजेस होंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सीरियस चैलेंजेस होंगे। अहमद साहब, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क सर, आज भी सरकारी गवाहान को तलबी के नोटिस भी जारी कहा जा रहा है कि किए जाएंगे आने वाले दिनों में। आपको लगता है कि एक और वजीर आजम को सजा का सामना करना पड़ रहा होगा? बिल्कुल करना। देखिए बात ये है, अभी भी मैं थोड़ी सी एक बात 2 लफ्ज़ों में सिर्फ कहना चाहूँगा जी। अभी जो ऑफिस साहब ने बात की है वो फॉरेन ऑफिस में ओरिजिनल जो साइफर जो है वो वहाँ अभी महफूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर कौन सी कॉपी और कहाँ से गायब हुए ये, और फिर उसके बाद ये है कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात आ रही है, उसकी 161 की स्टेटमेंट 164 की स्टेटमेंट जो है, ये जब तक इंडिपेंडेंट एविडेंस से करैबोरेशन नहीं होगी इसकी कोई अहमियत नहीं है। राइट। ये तो जिस अंदाज में उनकी स्टेटमेंट ली गई है और जो जिस तरह से उनको गायब रखा गया और जिस तरह से आपने देखा जो गायब होकर जो लोग वापस आए उनकी किस हालत में और किस कैफियत में, किस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो लोग वापस आए हैं,
तो इसलिए बहुत सारे ये सवालात हैं जो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी ठीक, तो वहाँ ये चीज़ें सामने आएंगी बहुत सारी। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी जी जी जी। और एतराज़ है, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। आज भी उनके वकील भी ये बात कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच अहमद साहब। और ये दूसरी बात यह कि ओपन ट्रायल, ओपन ट्रायल हो, देखें ट्रायल का मकसद ही है इंसाफ के तकाजे तब पूरे नहीं होते जब तक के कहते हैं कि जस्टिस इज नॉट ओनली डन, इट हैज टू बी सीन टू बी डन। ये नजर आना चाहिए ओपन हर एक को कि इंसाफ हो रहा है, ना कि बंद कमरों में आप करें और बेइंसाफी करके उस बाद में दिखा दें कि इंसाफ कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है जस्टिस का। राइट, और बड़ा ही शॉर्ट ब्रीफ टाइम है, मैं ब्रेक लेना है मुझे फिर उसके बाद, लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है उसमें कैसे स्टैंड करेगी और क्या है उस एफर्ट का फायदा? एफआईए ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने भी इन कैमरा कहा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और आज भी जो उनकी बेल एप्लीकेशन थी वो पब्लिक हेयरिंग के अंदर गई हैं। और बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स का अगर बड़ी सीरियस को कंपल्शंस हो तो आप इन कैमरा करें, नहीं तो ये सारे ट्रायल्स जो हैं ये पब्लिकली होनी चाहिए, ओपन कोर्ट के अंदर आनी चाहिए, सबको एक्सेस देनी चाहिए और उस सारे प्रोसेस को इस तरह ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, उसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी जो है उसके ऊपर बात के अंदर कोई क्वेश्चन मार्क। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। अहमद अवैस साहब, आपका शुक्रिया सर हमें लाहौर से ज्वाइन करने के लिए, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। और मैं इसी बात पे कंक्लूड करते हुए एक ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी कि आज की जो हमने गुफ्तगू का आगाज़ जिस बात से किया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत चल रही थी उसमें चीफ जस्टिस साहब के जो ड्यूरिंग जुबैरी साहब के आर्ग्यूमेंट जब चल रहे थे तो उसमें बात उन्होंने यही की थी कि आप तो दरख्वास्त ही नहीं लेकर आए, जिस पर जुबैरी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार ने जो दरख्वास्तें की वो तो मुकर्रर ही नहीं हुई, और वो दरख्वास्तों के हवाले से वो कह रहे थे कि जो इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें थी जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आप इस केस को ख़त्म करें तो बाकी मुकर्रर हों, यानी कि ये एक केस तमाम केसेस पर इस वक्त जो है वो हावी नज़र बहरहाल आ रहा है कि ये केस अगर निपटेगा तो उसके बाद ही दीगर पिटिशन जो हैं वो टेकअप की जा रही होंगी। बट इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे पिछले 15 साल से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और कई सालों के मजालिम से तंग आकर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने गाज़ा समेत दीगर मकबूजा इलाकों का कब्जा छुड़ाने के लिए फैसला कुन जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। हमास ने अपनी इस कार्रवाई को तूफ़ान अल अक्सा का नाम दे दिया। इस ऑपरेशन का आगाज़ 1973 में की जाने वाली कार्रवाई की 50वीं सालगिरह के मौके पर किया गया। हमास के मज़ाहमतकारों ने पहली बार बर्री, बहरी और फ़िज़ाई रास्तों से गाज़ा के इर्द गिर्द इजरायली पट्टी में सरप्राइज अटैक किया, जिससे इजराइल को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि आज ये जंग तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मकबूजा इलाकों में अब भी कम से कम 9 से 10 जगहों पर जंग लड़ी जा रही है। दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी जारी है और कई इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया गया है, जबकि इजरायली काबीना ने गाज़ा पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत हुकाम ने तस्दीक की है कि इजरायली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 560 हो गई और 2900 तकरीबन ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हमास के हमलों में 73 फ़ौजियों समेत 700 इजरायली मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं और हमास का कहना है कि गाज़ा पर इजरायली बमबारी के नतीजे में यरगमाल 4 इजरायली भी हलाक हुए हैं, जबकि इजरायली वज़ीर दिफा ने गाज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। गाज़ा के लिए बिजली, खुराक, ईंधन सब बंद कर दिया गया है। और दूसरी जानिब ये भी आपको बताते चलें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास के इजराइल पर हमले में मुतादिद अमरीकी भी हलाक हुए हैं, जिसका सख्त नोटिस लिया गया है। और नाज़रीन, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मंसूर जाफ़र साहब, अरब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मंसूर साहब, ये जो हफ्ते के रोज़ से हमास की तरफ से ये जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये रिएक्शन सबसे पहले तो बताइएगा कि नेचुरल था, और जिस तरह से हमास का कहना है कि इजराइल का कब्जा ख़त्म करवाना है, क्या ये कब्जा ख़त्म हो पाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद है ये कोई एक या दो दिन पुरानी नहीं है, ये कई दहाइयों पे मुहित स्ट्रगल है और ये उस स्ट्रगल के अंदर होने वाली उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हैं ये बुनियादी तौर पे उसका एक लावा था जो उनके अंदर एक पक रहा था एक अरसे से, और वो नाइंसाफ़ियाँ जो हैं वो उनके मजहबी जो हकूक़ हैं उसके हवाले से हैं, जो उनके सियासी हकूक़ हैं उसके हवाले से हैं, और ख़ास तौर पे जो उनके इंसानी हकूक़ हैं कि उनकी सरज़मीन पर एक गासिब क़ुव्वत इसराइल की शक्ल में आके बैठी है और उसके ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल है, जो लेजिटिमेट राइट है उनका इंटरनेशनल लॉ में रिकगनाइज्ड कि वो एक
आर्म्ड स्ट्रगल वेज कर सकते हैं अपने मुल्क को लिबरेट करवाने के लिए। तो उन्होंने बेसिकली अपना यही लेजिटिमेट राइट जो है वो इस्तेमाल किया। अब उसमें ये है कि इसका जो प्रपोर्शन है या जो वो बाज़ औक़ात होता है कि वो डिसप्रपोर्शनेट यूज़ किया है या प्रपोर्शनेटली यूज़ किया है। आप अगर माजी में देखें तो 2007 से लेके यानी अब तक 4 जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं इसी गज़ा के हवाले से, और इसी गज़ा पर जंगें मुसल्लत की गई हैं। तो उसमें हमास ने जितना होमवर्क मुकम्मल कर रखा था, चाहे वो बैकलैश बर्दाश्त करने की शक्ल में हो, बुनियादी तौर पे ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हमास ने इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले वो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहे हैं। राइट। तो ये इस बार उन्होंने इस वजह से ये किया है कि उनके पास उनके जो लीडर थे वो इस बात से बिल्कुल नाला हैं कि ख़ित्ते की जितनी पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स हो रही है, वो एक लिहाज से फ़लस्तीन के इशू को अपनी सियासत, अपनी जितनी भी आप कह लीजिए चीज़ें उनको चमकाने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे। आज आप देखिए अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ी उम्मीदें हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास, उसमें क्या हुआ है? कोई करारदाद, कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। ये इंटरेस्ट है उन वर्ल्ड बॉडीज़ का। और इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कोई जी किरदार आलमी बरादरी जो आलमी बरादरी देखिएगा जी, ये इससे बड़ा लतीफ़ा और कोई नहीं हो सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा इदारा है कि जिसके अंदर इस गैर कानूनी और गासिबाना रियासत का जो वजूद तस्लीम किया गया अपने चार्टर की मुखालफत करते हुए, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तो 3 मुल्कों ने एब्सटेन किया, तो उनको मजबूर किया गया वोटिंग डेफर करके जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में नहीं होती, और उन्होंने फिर हेटी और इस तरह के लाइबेरिया वगैरह उनको ज़बरदस्ती वोट दिलवाया ताकि नंबर ऑफ़ वोट पूरे हों और इसराइल का वजूद जो है वो दुनिया के नक्शे पे नज़र आ सके। बिल्कुल। तो ये उसकी बुनियाद है, और उसकी बुनियाद जब बुनियाद ही उसकी गलत है तो फिर ऐसे इदारे कि जो उस पूरे मामले में कॉम्प्लिसिट हैं, वो कम्प्लिस हैं, एक लिहाज से शरीके जुर्म हैं, हाँ। तो आप उसी अतार के लौंडे से दवा लेने जाते हैं। पर मंसूर साहब, आपको लगता है तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों के पीछे खड़े होंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मुसलमान दुनिया, ख़ास तौर पे वो कि जो बावसाइल मुल्क हैं, जिनके पास तेल की दौलत है, दीगर मादनियात हैं और अदरवाइज़ रिसोर्सफुल हैं, अगर वो इस वक्त फ़लस्तीनियों को इस मरहले पे तनहा छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ़लस्तीनी या हमास कर रही है, ये कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ित्ते अर्ज़ी को आज़ाद करवाने के लिए नहीं, ये जो मुश्तरका काज है हमारा, जो क़िबला अव्वल का दिफा, उसे यहूदी कब्ज़े से आज़ाद करवाना, ये वो एक उम्मत मुसलमा का एक लिहाज से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। तो हम ड्यूटी बाउंड हैं, हमारा मीडिया ड्यूटी बाउंड है, हमारी हुकूमतें ड्यूटी बाउंड हैं कि वो दामे दरहमे सुखने जिस काबिल भी हैं वो इस काज में सपोर्ट राइट। लेकिन आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए थी, जब आपको याद होगा कि वो 3 ममालिक के साथ वो जो एक चैनल बनाने की बातें और तमाम वो पेशरफ्त की तरफ चीज़ें गामजन थी, और उसके बाद उनको कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने नहीं दिया गया था, मना कर दिया गया था। जी, वो उसका बेसिकली जो एजेंडा या जो उन्होंने एक उसके लिए अपना चार्टर बना रखा था वो यही था कि उन्हें खदशा महसूस हुआ, जिन कुव्वतों ने उन्हें मजबूर किया कि ये शायद कोई एक अल्टरनेट फोरम बनने जा रहा है ओआईसी के मुकाबले में, क्योंकि उस वक्त उस मुल्क की जो चेयर थी वो ओआईसी के पास उसके पास थी, तो उन्हें ये लग रहा था कि शायद उनकी अपनी जो अभी चौधराहट है या जो इस वक्त उनके पास जो सीट है वो शायद डावाडोल हो जाएगी, और उसे एक रीजनल अलायंस का नाम देके, तो मैं समझता हूँ कि अब इस ब्लॉक पॉलिटिक्स, अलायंस पॉलिटिक्स से बालातर होकर ये चीज़ें, तभी ये मसला हल हो। और एक आखिर में ये बता दीजिएगा मंसूर साहब कि जंग का दायरा इस वक्त तक किस हद तक वसी होगा? इस वक्त जो जंग है जी वो पूरे फ़लस्तीन में एक लिहाज से फैल चुकी है, गरब उर्दन के इलाकों में भी, और इसी तरीके से अभी आज जो हमास ने जो 100 रॉकेट दागे हैं वो तल अबीब तक जा गिरे हैं। अभी भी गज़ा के अंदर जो है 11 ऐसे पॉइंट हैं, यानी इस गज़ा की बॉर्डर के साथ इसराइल के अंदर, कि जहाँ अभी भी मुजाहिदीन मौजूद हैं। तो लिहाजा अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, और इसकी अभी जो वैसे भी कहा जाता है कि जंग शुरू तो इंसान करते हैं लेकिन ख़त्म वो अपने डायनामिक्स के एतबार से होती है, और अभी जिस अंदाज से इसराइल बैकलैश दे रहा है उसमें उसके नतीजे में जितना बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अब अगर दुनिया ने होश के नाखून ना लिए और इस अंदाज से फ़लस्तीनियों का खून बहता रहा तो फिर जो है ख़ित्ता जो है ये बेसिकली स्पिल ओवर कर जाएगी, पूरी जंग। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और यही सवाल के अमन की तरफ पेशरफ मुमकिन कैसे हो सके, ये वो सवाल है जो आलमी बरादरी के लिए इसका जवाब देना और इस पर किरदार अदा करने के लिए, और ये जो खामोशी है उसे तोड़ देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।